मोहन राजकुमारी की बात सुनकर स्तंभ रह गया, लेकिन वो सिर दी बोल पड़ा, नहीं नहीं देवी, मैं तुम्हारा पति और इस राज्य का राजा नहीं बन सकता, क्योंकि जल्दी ही मेरा भाग्य मेरा साथ देने वाला है। अगर भाग्य ने मेरा साथ देने लगेगा तो मैं किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहेगी। सोच लो मोहन, यदि तुम मुझसे ब्याह करोगे तो तुम्हारा भाग्य वैसे भी जाग जाएगा और जीवन भर ऐसो आराम से सुख से रहोगे। नहीं नहीं, मैं यह विवाह नहीं कर सकता, आप किसी और से चुन लें। राजकुमारी के साथ अपने विवाह करने के लिए बहुत जोर दिया, लेकिन मोहन नहीं माना और वह उसी समय विदा लेकर उसके घर से महल से चल पड़ा। और आह यह वह चला वह चला गया, लेकिन वह मूर्ख है जो उसने मेरा अनुग्रह ठुकराया। मैं तो किसी न किसी योग्य पुरुष से विवाह कर ही लूँगी, लेकिन वह एक दिन अपनी इस नासमझी पर जरूर पछताएगा। और कई दिन का सफ़र करने के पश्चात, ओह तुम आ गए बेटे, तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बेटा, तुम्हारी मुलाकात अपने भाग्य से हुई। हाँ बाबा, मैंने उससे तुम्हारी फसल नष्ट होने का कारण भी बता दिया। अच्छा तो जल्दी बताओ, हमारी फसल खराब होने का कारण बताना। क्या बताया? यही यह कि पुराने ज़माने में खेत के बीचों बीच एक धनी आदमी ने विदेशियों की लूटमार से भय से सोने के सिक्के से बड़े 50 बड़े घड़े गाड़ दिए थे, इसलिए उसकी ज़मीन पर फसल नहीं उगती। आप ज़मीन खोद कर घड़े निकाल लीजिए और अपनी ज़मीन को उपजाऊ हो जाएगी और इस कबीले के सबसे बड़े धनी हो जाओगे। क्या सच? हाँ बिल्कुल सच। मोहन की बात सुनकर खुशी से नाचने लगे। इन्हें खुश देखकर मेरे मनों को बड़ा सुकून मिल रहा है। अच्छा बाबा, मैंने अपना वचन पूरा किया, मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं बेटा, तुम खाली हाथ नहीं जाने जा सकते। तुम्हें अच्छी खबर देकर हम सबको प्रसन्न किया है, अतः तुमसे प्रार्थना है कि तुम हमारे साथ रह जाओ और ज़मीन खोदने में हमारी मदद करो। जितना धन मिले उसमें से आधा तुम ले लो और हमारी बेटी से विवाह करके आनंदपूर्वक हमारे साथ रहो। मोहन को बूढ़ा और बुढ़िया अच्छे लगे। उसकी सुंदर बेटी तो और भी ज़्यादा सुंदर पसंद थी। लेकिन बाबा, मैं यह विवाह नहीं कर सकता, न ही मुझे इतना थोड़ा सा धन चाहिए। घर पहुंचने पर मेरा भाग्य उदा होने वाला है और इसलिए मेरे पास किसी भी कीमत पर नहीं रुक सकता। और कहकर मोहन अपने तुरंत आगे बढ़ गया। अरे वह तो कोई महामूर्ख ही जान पड़ता है, वरना वह क्यों इतने बड़े खजाने को ठुकराता। हाँ बापू, वह मूर्ख है, वरना भाग्य की ठोकर मार कर वह इस तरह से नहीं जा सकता था। और उसके बाद बूढ़ा बुढ़िया और लड़की तीनों ने उसी समय खुदान लेकर जमीन खुदाई करनी शुरू कर दी। और खुदाई पूरी होते ही वह खजाना मिल गया। अब हम अपने इलाके के सबसे बड़े धनी हैं। सचमुच हमारा भाग्य जाग गया। अब हमें किसी भूखे नहीं सोना पड़ेगा, हमारा जीवन आनंदपूर्ण बीतेगा। उधर मोहन चलता जा रहा था, यहाँ तक कि उसके जूते भी घिस गए, पाँव में छाले पड़ गए थे, लेकिन फिर भी वह किसी तरह घसीटते चला जा रहा था। लेकिन जब उसे चलने की जरा भी शक्ति न बची तो वह एक चट्टान पर बैठ गया और सोचने लगा, मैंने यात्रा का अब तक अंत होने वाला है, लेकिन मेरा भाग्योदय अभी तक कब होगा। गुर अरे वन राजा, हाँ मैं तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। बोलो, क्या तुम अपने भाग्य से मिलकर मेरे दांत के दर्द के लिए कोई सलाह अथवा
दवा लाए हो? अब दांत का दर्द ऐसे नहीं होता जा रहा है। दवा तो मैं नहीं लाया, पर हाँ, मेरे भाग्य ने तुम्हारी बीमारी से पिंड छुटाने का तरीका ज़रूर बताया है। वाह, तो जल्दी बताओ वह तरीका। मैं तुम्हें इस उपकार के बदले एक ऐसी वस्तु दूंगा जिससे जीवन भर कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी और तुम बिना हाथ पैर हिलाए ही मौज से जीवन व्यतीत करोगे। नहीं, मुझे अपने उपकार की कोई कीमत नहीं चाहिए, क्योंकि जल्द ही मेरा भाग्योदय होने वाला है और मैं बिना किसी लालच के आपका यह उपाय बता देता हूँ। सुनिए। यदि आप दुनिया में सबसे बड़े मूर्ख आदमी का भेजा खा लो तो फौरन ठीक हो जाओगे। धन्यवाद मित्र, मेरे प्यारे मित्र। अब मैं ऐसे बेवकूफ़ को सर्व खोजूंगा। क्या तुम मेरे इस काम में मदद करोगे? आप कहते हैं तो ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो आओ मेरे साथ इसी समय किसी मूर्ख व्यक्ति की तलाश में चलते हैं। और दोनों एक तरफ चल दिए। चलते चलते सहसा शेर बोला, मित्र, इस उपहाऊ सफ़र से परेशानी का अनुभव कर रहा हूँ। तुम कोई किस्सा कहानी सुनाओ जिससे मुझे आनंद मिले और सफ़र भी आराम से कटे। लगता है, लेकिन मुझे तो कोई किस्सा कहानी नहीं आती। वनराज, क्या सुनाऊँ? अच्छा, तो तुम मुझे यही बताओ कि भाग्यन से मिलने जाते समय तुम्हें किन किन मार्गों से गुजरे, किन किन लोगों से मिले, तुम्हारा क्या क्या चीज़ें दिखी? हाँ, यह मैं बता सकता हूँ। मोहन ने शेर के मनहूस बरगद के अपने भाग्य के साथ हुई बातचीत, राजा रूप युक्ति और बूढ़े बुढ़िया उसकी रूपवती बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया। सुनकर शेर की आंखों में चमक उठी। मेरी बीमारी का इलाज तो मेरे साथ ही चल रहा है और मैं बेकार में किसी दूसरे की तलाश में अपनी टांगें तड़वा रहा हूँ। और शेर तुरंत वहाँ रुककर गर्जने लगा। अरे वनराज, क्या हुआ? आप रुक क्यों गए और किस पर खपा हो रहे हो? मैं तुम्हीं पर खपा हूँ वन। मुझ पर? लेकिन मैंने क्या किया है वनराज? तुम्हारी गुस्ताखी हुई? क्या गुस्ताखी हुई मुझसे? अरे मूर्ख, तेरे भाग्यन तो वापस लौटते ही तेरे साथ देने के लगा था। सुखी होने के कितना मौका तुझे मिला, पर तूने छोड़ दिया। तूने राजा का सम्मान को ठुकरा दिया। तूने धन और वृद्धि को छोड़ दिया। तूने 2 सुंदर युक्तियों को ठुकरा दिया। यदि दुनिया में 7 चक्कर लगाओ तो मुझे तुमसे ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति भला हालात नहीं मिल सकता। अतः मैं तुम्हारे भाग्य के अनुसार तुम्हारा ही भेजा खाने और मेरे दांत का दर्द ठीक हो सकता है। यह आप क्या कह रहे हैं वनराज? आप मुझे खाएंगे? मुझे जिस पर आपका उपकार किया है? हाँ, तुझे खाऊंगा मूर्ख, क्योंकि तुझसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। इतना कहने से और शेर ने मोहन पर छलांग लाई। अरे हाय हाय, बचाओ! लेकिन उस निर्जीव और वीरान स्थान पर भला कौन बचाने आता? शेर ने उसे दबोच लिया। हाँ, वास्तव में यही दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख था। किंतु मेरे दांत का दर्द अब बिल्कुल ठीक हो गया है और उसका बीजा निकाल कर खा गया। समाप्त। सच्ची मित्रता। किसी देश में वीरभद्र नाम का चंद्रसेन नाम के 2 युवक दोस्त रहा करते थे। वीरभद्र किसान था, चंद्रसेन एक सैनिक था। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक बार उनके देश पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। दोनों देशों में सेनाओं में घमासान युद्ध छिड़ गया
और इस युद्ध में चंद्रसेन को बड़ी बहादुरी से हिस्सा लिया था, लेकिन अंत में हार चंद्रसेन के देश की ही हुई। राजा समेत असंख्य सैनिकों को के साथ चंद्रसेन को भी गिरफ्तार कर बंदी गृह में डाल दिया गया। लेकिन चंद्रसेन लड़ाई के मैदान में बहुत बहादुरी से लड़ा, इसलिए दुश्मन देश का राजा सोचा, यदि ऐसा जांबाज जिंदा रहा तो किसी भी समय हमारे लिए खतरा बन सकता है। उचित यही होगा कि इसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाए। सेनापति हमारा आदेश है, चंद्रसेन नाम के उस बहादुर व्यक्ति को तुरंत फांसी चढ़ा दिया जाए जिसने युद्ध के मैदान में हमारे सैकड़ों वफादार सैनिकों को मौत के घाट उतारा। जो आज्ञा महाराज। हाँ, उसे फांसी चढ़ाने से समय हम अवश्य जरूर खबर की जाए। हम स्वयं इस अवसर पर वहाँ उपस्थित रहना चाहते हैं, जैसी आपकी अज्ञानदाता। और फांसी की तैयारी पूरी करने के पश्चात चंद्रसेन को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। सेनापति ने राजा को खबर भिजवा दी और खबर मिलते ही राजा वहाँ पहुँचा। ये सैनिक के सच्चे मन से तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम यह नहीं चाहते कि तुम्हारी तलवार की तरह खतरा बनकर हमारे सिर पर लटकाए, इसलिए हम तुम्हें फांसी पर चढ़ा रहे हैं। परंतु यूं कि तुम एक बहादुर इंसान हो, इसलिए तुम्हारी अंतिम इच्छा जानना चाहते हैं। यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो कहो। राजन, मेरी सिर्फ यही इच्छा है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के बीच में रहूं और उसके बाद फांसी पर लटकने में कोई गम नहीं होगा। तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी कर देंगे। ए बहादुर सैनिकों, यदि तुम्हारा कोई परिचित तुम्हारे बदले अमानत के रूप में हमारे पास रहने के लिए तैयार हो और परंतु तभी राजा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी एक पहरेदार वहां आया। महाराज, एक व्यक्ति इसी समय आपसे मिलना चाहता है। यदि आपकी आज्ञा हो तो इसे यहाँ लाऊं। वह कौन है? उसका नाम वीरभद्र है। वह इसी देश का वासी है और समय को फांसी चढ़ने वाले व्यक्ति का मित्र बताता है। ओह, जाओ, उसे तुरंत लेके आओ। जो आज्ञा महाराज। और पहरेदार के जाने के बाद, सैनिकों, तुम्हारा भाग्य अच्छा है। ऐन वक्त तुम्हारा कोई मित्र तुमसे मिलने चला आया, लेकिन यदि तुम्हारे स्थान पर बंधक बनने को तैयार हो गया तो हम तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। ओह, यह वीरभद्र यहाँ क्यों आ गया? कहीं आ गया। लेकिन राजा चंद्रसेन ने कहा कुछ नहीं। और कुछ ही देर बाद पहरेदार वीरभद्र को वहाँ लेकर आए। क्यों वीरभद्र, क्या यह तुम्हारा मित्र है? हाँ राजन, यह मेरा मित्र है मुझे अपने प्राणों से ज़्यादा प्रिय है। तो सुनो, तुम्हारा मित्र बनने से पहले कुछ दिन अपने परिवार के बीच रहने की इच्छा रखता है, लेकिन यदि वह यह वापस लौट कर ना आए तो इसलिए हम यूं ही नहीं छोड़ सकते। लेकिन हाँ, यदि तुम इसके बदले में हमारे पास बंधक के रूप में रहे तो हमें इसकी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी कर सकते हैं। तब आप इसे छोड़ दीजिए राजन। मैं अपने मित्र के बदले आपके पास बंधक के रूप में रहने को तैयार हूँ। एक बार फिर सोच लो भले मानस, यदि यह वापस न आए तो शर्त के मुताबिक तुम्हें फांसी चला दी जाएगी। मैं अच्छी तरह सोच लिया है राजन। मैं आपकी हर शर्त स्वीकार है। आप इसे छोड़ दीजिए और मुझे बंदी बना लीजिए, ठीक है? और चंद्रसेन, अब तुम 7 दिन का समय देते हैं। तुम 7 दिन अपने परिवार के बीच रह सकते हो, लेकिन 8वें दिन दिन चढ़ते ही यहाँ नहीं पहुँचे तुम्हारे मित्र को फांसी चढ़ा दी जाएगा। मुझे मंजूर है महाराज। सैनिकों, छोड़ दो इसे और इस व्यक्ति को बंदी बना लो।
आज़ाद होते ही चंद्रसेन अपने घनिष्ठ मित्र वीरभद्र के गले में लगा। सच्चे मित्र, तुम चिंता न करो, मैं 7वें दिन वापस लौट जाऊंगा। लेकिन मित्र, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, तुम वापस न आओ, घर जाओ और तुम्हारी बीवी बच्चे तुम्हारा राह देख रहे होंगे। और दोनों मित्र एक दूसरे से श्रद्धापूर्ण विदा लेकर वीरभद्र को सैनिक बंदी गृह में ले चले और चंद्रसेन राजा के दिए घोड़े पर सवार होकर अपने घर की ओर चल दिया और वीरभद्र बंदी गृह में डाल दिया। और चंद्रसेन अपने घर पहुंचा। स्वामी, पापा, बापू आ गए बापू। और चंद्रसेन अपनी पत्नी को सारी बात कह दी, जिससे उसकी पत्नी के चेहरे पर छाई प्रशंसा उदासी में बदल गई। मैं जानता हूँ प्रिय, इस समय तुम्हारे दिल में क्या गुजर रही होगी, लेकिन कोई चारा ना है। मुझे 7 दिन बाद लौटना ही होगा, वरना मेरे मित्र की जान के खतरे में पड़ जाएगा। स्वामी, मेरी बात मान लीजिए, आप वापस लौटने का विचार छोड़ दीजिए। आपका मित्र अभी कुंवारा है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। यदि फांसी भी लटक गया तो किसी को कोई दुख नहीं होगा। जबकि तड़ाक, मूर्ख स्त्री, आइंदा ऐसी बातें, गंदी बात अपनी जुबान पर निकाल भी मत देना। बेशक तुम्हारा सुहाग हूँ, लेकिन तुम्हारा सुहाग अपने मित्र के प्राणों से बढ़कर चाहता है। उसके लिए अपनी बोटी बोटी भी काटा सकता है और अपना सब कुछ बलिदान कर सकता है। मुझसे भूल हो गई स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। और उसके बाद एक एक दिन बीतने लगा और चूंकि चंद्रसेन मरने से पहले अपनी जमीन दादा का हिसाब किताब हर काम आवश्यक निपटा लेना चाहता था, इसलिए उसने वह दिनों की गिनती भूल गया और उसकी पत्नी ने जानबूझकर इस स्तंभ में कुछ नहीं बताया चक्कर में आज में 7वां रोज भी बीत गया। 8वें दिन वह उठते ही चंद्रसेन ने राजा की चेतावनी देना आई। हे भगवान, मैं तो भूल भी बैठा था कि मुझे राजा के सूरत चढ़ते ही पहले पहुंच जाना था। आज ही तो 8वां दिन है। ओह, कल्पना, आगे की कल्पना करते रोम रोम कांप उठा और फिर एक पल भी नष्ट न किया वो बाहर की तरफ भागा। नहीं, मेरे मित्र को कुछ नहीं हो सकता। यदि मेरे पहुंचने से पहले उसे फांसी पर लटका दिया गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ठहरिए स्वामी, रुकिए, आप सुबह सुबह कहाँ भागे जा रहे हैं? चुप रहे बेशरम, बेहा, नीच स्त्री। सब कुछ जानते हुए भी तूने मुझे नहीं बताया, याद दिलाया कि मैं 8वां दिन है, मुझे लौटना है, ताकि मैं सुबह सुबह भोर होने से पहले ही निकल जाना। ओह, मैं खामोश, निर्लज। याद रखना, यदि मेरा मित्र मुझसे जुदा हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहने के साथ ही चंद्रसेन उछलकर निकट घोड़े पर सवार हुआ और फिर तूफानी गति से राजमहल की ओर दौड़ पड़ा। उधर वीरभद्र फांसी पर चढ़ने की तैयारी थी। क्यों वीरभद्र, क्या तुम अब भी अपनी दोस्ती पर विश्वास है? हाँ राजन, मुझे अब भी अपने दोस्त की दोस्ती पर विश्वास है। मुझे विश्वास है वह वक्त जरूर पहुंचेगा, लेकिन मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि उसके मार्ग रुक ले और किसी हाल में यहाँ न पहुंचने दे। अरे तुम मूर्ख हो वीरभद्र, वह अब नहीं आने वाला। अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपने दोस्त यानी तुम्हारी मौत को उन्होंने न्यौछावर कर दिया है। वह तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं, वो धोखेबाज दोस्त है। खामोश हो जाइए राजन। मैं अपने दोस्त के प्रति आगे एक अपमानजनक शब्द नहीं सुनना चाहता। ठीक है, वक्त पूरा हो चुका है, मरने के लिए तैयार हो जाए। मौत मेरे गले में लगाने के लिए मैं वकील हूँ राजन। और जल्लाद को बुलाइए, अपना काम करिए। जल्लाद, चढ़ा दो फांसी, ताकि यह मूर्ख की जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। दोस्ती के नाम दम भरने वाले लोग इसे सबक लें। और
लेकिन जल्लाद जैसे ही सिर पे काली टोपी चढ़ाई वो डोरी खींचनी चाहिए। ठहरिए महाराज, जल्लाद को रोकिए वरना एक बेगुनाह इंसान मारा जाएगा और लोग दोस्ती पे विश्वास उठ जाएगा। आ गया। वीरभद्र, मेरे दोस्त, मुझे माफ़ कर देना। आज मुझे देरी हो गई जिसके कारण मैं यह सब भोगने जा रही था। ओह दोस्त, तुम क्यों लौट आए? अरे पागल, तो क्या मैं लोगों और राजा को यह कहने का मौका देता दुनिया में दोस्ती नाम की कोई चीज़ नहीं है? राजन, मैं आ गया हूँ। अब आप मेरे मित्र को छोड़ दीजिए और मुझे फांसी चढ़ा दीजिए और अपने कोई गिला शिकवा नहीं रही होगा। नहीं महाराज, जो वक्त आपने दिया था वह वक्त पर यह नहीं लौटा, अतः शर्त के मुताबिक आप मुझे फांसी पर चढ़ाइए। तुम लौट जाओ मित्र, तुम्हारे पीछे तुम्हारी बीवी है, बच्चे हैं, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मरने की को किसी को दुख नहीं होगा। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो मित्र? मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे तुम्हारी मौत का जरा भी दुख नहीं होगा। अरे दोस्त की जुदाई क्या होती है, मेरे जीते जी मर जाऊंगा। और क्या तुम यह चाहते हो कि मैं तुम्हारे पीछे दोस्त को लोग स्वार्थी, धोखेबाज और नीच समझें? ऐसा मत कहो चंद्रसेन। उनकी बातें सुनकर राजा की आंखें छलक आई। ओह, ऐसी सच्ची दोस्ती मित्रता मैंने आज तक कभी नहीं देखी। दोनों एक दूसरे पर जान बचाना चाहते हैं और अपने दोस्त को कुर्बान कर देना चाहते हैं। धन्य हैं ये दोनों दोस्त। और अगले पर सैनिकों, दोनों दोस्तों को आज़ाद कर दो। इनकी दोस्ती हमारे लिए एक मिसाल है। जिस देश में इन जैसे स्वामी भगत और सच्चे इंसान रहते हैं उस देश का दुश्मन राजा ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर सकता। अतः कोई भी इस देश को गुलाम बना नहीं सकता। सैनिकों ने तुरंत वीरेंद्र को बंधन मुक्त कर दिया। मेरे दोस्त, तुम मित्रता पर गर्व है, मुझे भी गर्व है मेरे दोस्त। सुनो मित्रों, तुम्हारी सच्ची मित्रता ने आज मेरी आंखें खोल दी है। मैं मित्रता पर विश्वास नहीं रखता था, लेकिन आज विश्वास हो गया है। काश मुझे भी कोई मित्र मिल गया होता। राजन, खैर अब तुम दोनों आज़ाद हो, अपने अपने घर जा सकते हो। उन दोनों को दोस्ती को इतना अधिक प्रभावित हुआ कि वह वहाँ के राजा को बंदीगृह में पड़े सभी सैनिकों और मंत्रियों को आज़ाद कर दिया और अपनी फौज के साथ वापस अपने देश लौट गया। धन्य है इस देश की माटी जिसमें वीरभद्र जैसे, चंद्रसेन जैसे सच्चे वफादार हैं और बहादुर इंसानों का जन्म लिया है। तमाम दोस्तों।